जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे ग्रुप डी एंड एनटीपीसी के लिए साइंस की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। यदि साथियों आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको ऐसे पढ़ना होगा जैसे कि हम बता रहे हैं, एकदम चैप्टर वाइज, एकदम बेसिक से। साथियों ये साइंस की 17वीं क्लास है। इससे पहले 16 क्लास ले चुके हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। साथियों यदि आप मेरी रेगुलर क्लासे लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में जो है हम पढ़ाएंगे उससे बाहर नहीं आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं। यानी कि हम वो सभी प्रश्न पढ़ा देते हैं जो रेलवे ने आज तक पूछे हैं उस टॉपिक से संबंधित। जैसे कि ये प्रश्न देखिए साथियों, प्रश्न देखिए वही है जो 100% पेपर में छपने वाले होते हैं। अब की बार रेलवे ग्रुप डी पार, यही नारा आपके लिए काम करेगा। तो देखिए आज का टॉपिक जो है साथियों, वो आज का टॉपिक है तरंग। तरंग यानी कि वेव। तरंग से संबंधित वो सभी प्रश्न हम आपको पढ़ा देंगे जो आज तक रेलवे ने पूछे हैं, और वो बहुत ही धांसू प्रश्न होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे साथियों। तो ज्यादा समय ना बिताते हुए सीधा प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है। अल्फा किरण, श्रव्य तरंगे, एक्स किरणें, बीटा किरणें। तो कौन साथियों, तो देखिए वैद्युत चुंबकीय तरंग कौन होती है, जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात वो निर्वात में भी संचरित हो सकती हैं। निर्वात में भी संचरित हो सकती हैं, उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है साथियों। उनको क्या कहा जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। वो होती है एक्स किरणें। इसमें से कौन सी किरणें, एक्स किरणें होती हैं साथियों। और बात करें इनकी जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, इनकी चाल क्या होती है। इनकी चाल उतनी ही होती है जितनी की प्रकाश की चाल होती है। जितनी की प्रकाश की चाल होती है। प्रकाश की किरण जो होती है, प्रकाश की किरण भी एक वैद्युत चुंबकीय तरंग ही है साथियों। ऑप्शन सी आपका उत्तर होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। किस रंग के लिए तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। बैगनी रंग के लिए तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। बैगनी रंग के लिए तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है साथियों। और लाल रंग के लिए सबसे ज्यादा, और लाल रंग के लिए सबसे ज्यादा होती है। ये बात याद रखेंगे। इसी कारण बैगनी रंग सबसे ज्यादा विचलित होता है और लाल रंग सबसे कम। लाल रंग सबसे कम होता है, इसी कारण तरंग दैर्घ्य के माध्यम से। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, सबसे कम पूछा है तो हो जाएगा बैगनी रंग, और यदि ज्यादा पूछता तो हो जाता लाल रंग साथियों। और इसी कारण से बैगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होता है और लाल रंग का सबसे कम। जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी उसका विचलन उतना ही कम होगा, और जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी उसका विचलन उतना ही ज्यादा होगा। ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, देखिए क्या कहता है। नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। अभिकथन, जब वेग स्थिर और तरंग दैर्घ्य आधी रखी जाती है तो आवृत्ति दोगुनी हो जाती है। ये एक अभिकथन है। और एक ये कारण दिया है, यहां पर देखिए ये कारण दिया है, वेग बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य, ये दिया है कारण। ये कारण दे रखा है साथियों, ये देखिए। और अब हमसे पूछता है सही क्या है, कारण सही है या अभिकथन। अभिकथन और कारण दोनों ही सही है, और कारण अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं है। दूसरा देखिए, कहता अभिकथन और कारण दोनों ही सही, लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं है। और क्या कहता है, सी वाला देखिए क्या कहता है साथियों। सी वाला कहता है अभिकथन और कारण दोनों गलत हैं। अभिकथन सही और कारण, लेकिन कारण गलत। तो देखिए यहां पर सही तो दोनों ही है, लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं है। उचित व्याख्या है, कारण और अभिकथन दोनों की उचित व्याख्या है साथियों। इसके लिए सॉरी जो हमने कह दिया, नहीं, इनके दोनों की एक उचित व्याख्या है। देखिए अभिकथन जो कह रहा, जब वेग अस्थिर और तरंग दैर्घ्य आधी रखी जाए तो आवृत्ति दोगुनी हो जाती है, बिल्कुल सही। जब वेग अस्थिर और तरंग दैर्घ्य आधी रखी जाए तो भैया आवृत्ति दोगुनी हो जाती।
और एक सूत्र होता है वेग बराबर तरंग दैर्घ्य यानी कि लेमडा और गुणे तरंग दैर्घ्य यानी कि एन कह लीजिए, एन कह लीजिए, एन कह लीजिए। तरंग दैर्घ्य तो एन ही होती, आवृत्ति एन या एफ दोनों कह सकते हैं। तो ये तो एक सूत्र ही होता है। ये बात एकदम सही, ऑप्शन बी आपका उत्तर सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है यह भी। कहता है कि निम्न में से क्या तरंग दैर्घ्य की क्या तरंग की विशेषता नहीं है। एक तरंग होती है जो साथियों यहां से स्टार्ट हुई और ये ऐसे 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 चलती है, ऐसे चलती चलती जाती है, और भी तरंगे कई तरीके से चलती जाती हैं। तो इनमें से कौन एक तरंग की विशेषता नहीं। तरंग दैर्घ्य तो साथियों तरंग की एक विशेषता है जो कि तरंग की लंबाई को दर्शाता है। आयाम भी तरंग दैर्घ्य की एक विशेषता है जो कि साथियों उसके उच्चतम मान को दर्शाता है साथियों। और आवृत्ति भी साथियों एक विशेषता है, आवृत्ति भी एक विशेषता है तरंग की, जो एक सेकेंड में होने वाले चक्रों की संख्या, होने वाले ऊंचाई नीचाई की संख्या को दर्शाता है। और ये साथियों माध्यम, माध्यम तरंग की विशेषता नहीं है साथियों, ये तरंग की विशेषता थोड़ी है। ये तो एक माध्यम होता है, जैसे निर्वात, वायु, कांच, जल, ये तो एक माध्यम हो गया, दूसरा चीज हो गया। ये तो ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा। ये तरंग की विशेषता नहीं, ये तो एक माध्यम है, जैसे कि निर्वात, वायु, कांच, जल इत्यादि के ये सभी माध्यम होते हैं। ऑप्शन आपका हो गया डी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, कहता है तरंग एक, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसकी तरंग दैर्घ्य पर क्या असर पड़ेगा। भैया देखिए, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ेगी, आवृत्ति कह लीजिए या तो एफ फ्रीक्वेंसी या फिर एन कह लीजिए, या फिर एन कह लीजिए, एन भी कह सकते हैं। यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी साथियों, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो साथियों तरंग दैर्घ्य क्या होगी, तरंग दैर्घ्य मतलब लेमडा, ये क्या होगा, ये साथियों हो जाएगा कम, ये हो जाएगा कम। यदि वो ऊपर की ओर उठेगा तो ये डाउन होती जाएगी। ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा। भैया ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, एक के बढ़ने से एक घटता है। यदि भैया तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, और यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो तरंग दैर्घ्य घटेगी। ऑप्शन सी आपका उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। विद्युत चुंबकीय तरंगे, भैया मिलान करना, विद्युत चुंबकीय तरंगे। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे और इधर दिया गया प्रयोग। रेडियो तरंग का प्रयोग भैया कहाँ किया जाता है। सूक्ष्म तरंग का प्रयोग भैया कहाँ किया जाता है। अवरक्त किरणों का प्रयोग भैया कहाँ किया जाता है। गामा किरणों का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो सबसे पहली बात हम आपको बता दें, अवरक्त किरणों का प्रयोग, अवरक्त अवरक्त किरणों का प्रयोग टीवी के रिमोट में किया जाता है। ये तो मिल गया साथियों, अवरक्त किरणों का प्रयोग टीवी के रिमोट में किया जाता है। और रेडियो का तरंग, रेडियो तरंगों का इस्तेमाल सेलुलर फोन में किया जाता है, बिल्कुल सही बात। और सूक्ष्म तरंगों का उपयोग, सूक्ष्म तरंगों का उपयोग विमान के नेविगेशन यानी कि बटन सिस्टम में किया जाता। बाकी बचा गामा किरण, कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवा के रूप में किया जाता है। ये देखिए हो गया भैया, ये हो गया मिलान। अब देखिए आपको कैसे कैसे आपने मिलान किया। पी को मिलाया पी को मिलाया तीसरे में, यहां पर देखिए पी एक में गलत हो जाएगा, पी दो में गलत हो जाएगा, पी तीन में ये सही हो सकता है और पी तीन में ये भी सही हो सकता है अभी के लिए। फिर सूक्ष्म तरंगों को मिला दिया दो में, क्यों को मिलाया दो में, ये देखिए यहां सही, ये हो गया गलत। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप देखिए वो सभी चीज इसमें वही मिलाया गया है, एस को चौथे बिंदु में और आर को पहले बिंदु में और क्यू को दूसरे बिंदु में, पी को तीसरे बिंदु में। तो ऑप्शन भैया सी हो जाएगा आपका उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता निम्न में से किस प्रकार का प्रकाश टेलीविजन रिमोट से उपकरण को संकेत देता है जिससे वह नियंत्रित करता है। अभी हमने क्या बताया था, अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें भैया घरेलू इलेक्ट्रॉनिक रिमोट, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक रिमोट को कंट्रोल करती हैं
तो भैया ये संकेत देता अवरक्त प्रकाश। अवरक्त प्रकाश जो है भैया टेलीविजन रिमोट के उस उपकरण को संकेत देता है जिसे वह नियंत्रित करता। अवरक्त प्रकाश रिमोट को कंट्रोल करता है और उसी के माध्यम से टीवी पर चैनल बदले जाते और क्वालिटी सही की जाती, वॉल्यूम भैया जो है घटाई या बढ़ाई जा सकती है। साथियों ऑप्शन आपका सी हो जाएगा एकदम करेक्ट जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न क्या होगा। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता, अनुदैर्घ्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग में भैया जो कण होते हैं वो दिशा के भैया कण संचरण की दिशा में ही कंपन करते, यानी कि यदि देखिए यदि कि कण जो है संचरण तरंगों की संचरण की दिशा ये है इधर, तो कण भी इधर की ओर ऐसे कंपन करेंगे, यानी कि उसी दिशा में तो समानांतर हो जाता है। ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता किस तरह की तरंगों में कंपन तरंग के चलने की दिशा के समानांतर होता है। अभी अभी हमने आपको बताया कि अनुदैर्घ्य तरंग में कण जो होते हैं तरंग संचरण की दिशा के समानांतर होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है विरलीकरण होता है जहां हवा का दाब क्या होता है। भैया विरलीकरण का मतलब कि भैया विरल विरल माध्यम कहाँ होगा, जहां हवा का दाब एकदम निम्न यानी कि कम होगा। हवा का दाब यदि कम है तो वहां पर हो जाएगा विरल माध्यम या विरलीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विरलीकरण। और जहां उच्च दाब हुआ तो वहां पर क्या हो जाएगी, सघनता हो जाएगी, यानी कि सब चीज कण जो हो जाएंगे घने घने हो जाएंगे। अब आप ही बताएं, किसी सिलेंडर में गैस भरी जाती है, उसी सिलेंडर में 14 किलो गैस भरी है, 14 केजी गैस भरी है कंप्रेस करके, तो उसके कण एकदम पास पास बहुत दाब कर किए होंगे, दाब कर किए गए होंगे, तो उसी में 14 आ गए, तो भैया उनके कण बहुत ही सघन होंगे। जब उसी सिलेंडर में खत्म होते होते गैस 2 केजी बची, तो साथियों वायु का दाब कम हो गया, यानी कि संपीड़न कम हो गया उसमें। तो साथियों वहां जो होगा थोड़ा सा जो होगा विरल माध्यम हो जाएगा, कण थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे, यानी कि दाब जितना कम होगा विरलीकरण उतना होगा। और उच्च ताप जो है सघनता को दर्शाएगा, उच्च दाब। ऑप्शन आपका ए सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु का दाब क्या होता है। जहां वायु दाब भैया क्या होता है, उच्च। संपीड़न की आवश्यकता कहां होती है, जहां पर वायु दाब भैया उच्च होगा। संपीड़न का मतलब क्या होता है कि गैसों को कंप्रेस यानी कि दबाकर, छोटे बड़ी मात्रा में गैसों को दबाकर छोटे से बर्तन या छोटे से स्थान में, छोटे से किसी बर्तन में रखना। जैसे कि सिलेंडर में, वैसे यदि 1 केजी गैस रखा जाए तो भी वह पूरे सिलेंडर में विद्यमान रहेगी, लेकिन उसी गैस में उसी सिलेंडर में कंप्रेस करके 14-15 केजी गैस रख दी जाती है। साथियों एलपीजी सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो वहां पर उच्च संपीड़न का निर्माण हो जाता है, उच्च दाब के कारण संपीड़न का निर्माण होता है। ऑप्शन भैया डी सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, देखिए क्या कहता है, नीचे दिया गया चित्र पराश्रव्य तरंगों के कार्य को दर्शाता है, इस तकनीक को क्या कहा जाता है। देखिए भैया जो ये चित्र है ये क्या दर्शा रहा है यही आपको बताना। ये क्या सीटी स्कैन है, ये क्या चुंबकीय अनुनाद है यानी कि एमआरआई, ये क्या अल्ट्रासोनोग्राफी है, या क्या एक्सरे इमेजिंग तकनीक है। तो भैया ये अल्ट्रासोनोग्राफी जिसको अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, इसके माध्यम से साथियों, इसके माध्यम से क्या होता है, इसके ये अल्ट्रासोनोग्राफी या अल्ट्राग्राफी तो चिकित्सा निदान का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह पराश्रव्य तरंगों पर आधारित एक चित्रांकन तकनीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में इसके कई उपयोग हैं। इसके इसके साथियों इसके साथ साथ इसके माध्यम से गर्भावस्था का पता लगाया जाता है और शिशु के स्वास्थ्य की भी जानकारी हासिल की जाती है। ये साथियों अल्ट्रासोनोग्राफी, ऑप्शन सी हो जाता सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, ये देखिए साथियों बेहतरीन प्रश्न है। क्या कहता है, इसमें थोड़ा सोल्यूशन करना पड़ेगा। कहता है कि लंगर डालकर रोकी हुई एक नाव लहरों से घिरी हुई है, जिसका तरंग दैर्घ्य 125 मीटर है, चलती तरंगों के चढ़ाव की गति 25 मीटर है,
25 मीटर प्रति सेकेंड है। और नाव के हिलने की गति या आवृत्ति क्या होगी साथियों, ये पूछता है। ये प्रश्न आपसे क्या पूछता है, देखिए वो कहता लंगर डालकर एक नाव रोकी गई जिसका भैया गति क्या है, वेग। यहाँ पर देखिए वेग, लहरों की वेग है 25 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमने आपको सूत्र बताया था अभी कथन वाले में, वेग बराबर लेमडा, यानी कि तरंग दैर्घ्य को क्या दर्शाया जाता है, लैम्डा। तरंग दैर्घ्य को साथियों क्या दर्शाया जाएगा, तरंग दैर्घ्य को दर्शाया जाता है लेमडा। लेमडा गुणे आवृत्ति, आवृत्ति को इन से दर्शा दे या एफ से दर्शा दे कोई बात नहीं। तो v बराबर लेमडा गुणे आवृत्ति, लेमडा गुणे एन। लेमडा होता है तरंग दैर्घ्य और एन होता है आवृत्ति और v होता है वेग। तो वेग देखिए यहाँ पर कितना दे रखा है, वेग यहाँ पर 25 मीटर प्रति सेकेंड दे रखा है। और साथियों लेमडा का मान यानी कि साथियों तरंग दैर्घ्य का मान 125 दे रखा है और गुणे में एन है। हमसे एन मतलब आवृत्ति, आवृत्ति देखिए पूछा है तो आवृत्ति पूछा 125 को भेज देंगे 25 के बटा में हम लोग, तो हो जाएगा हमारा काम। तो देखिए एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर साथियों हो जाएगा, देखिए ये रहा एन बराबर 25 बटे 125, 25 बटे 125, इसको काट देते हैं 25 एकम 25 और 25 पंजे 125, ये आ गया 5। अब इसको जब हम काटेंगे 5 को तो ये इसको काटेंगे, दशमलव लगा के जीरो बढ़ा लिया, ये हो गया 10, 5 दूना 10, 0.2, 0.2 कहां पर है, या 0.20 वही आ जाएगा ऑप्शन भैया क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, ये रहा, कहता है कि यदि यदि किसी ध्वनि तरंग यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो इसका आवर्त काल क्या होगा। हाँ यहाँ पर देखिए भैया आवर्त काल को टी से दर्शाया जाता है, टाइम को, ये होता है 1/आवृत्ति, 1/आवृत्ति होता है ये, 1/आवृत्ति, 1/आवृत्ति हो जाता है ये। तो भैया देखिए टी को कैसे दर्शाया जाएगा, टी को भैया टी बराबर 1/आवृत्ति यानी कि 1 हो जाएगा 50, 1/50 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, जीरो दशमलव लगाकर जीरो बढ़ाना है, तो इसको काटेंगे भैया, तो दशमलव लगाकर जीरो बढ़ा, ये हो गया 10, ये कितना हो गया, ये हो गया साथियों 10, ये हो गया 10। और अभी भी 10 है, 50 से छोटा, तो एक और जीरो लगाया, हो गया 100, तो 50 दूना 100, तो भैया कितना आ गया, ये 0.00 सॉरी 0.02, 0.02 सेकेंड आया, समय है तो इसीलिए ये सेकेंड में आया, ऑप्शन बी आपका उत्तर हो गया। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, कण विक्षोभ, कण विक्षोभ के प्रसार की दिशा के लंबवत ऊपर नीचे दोलन करते यहाँ किस प्रकार की तरंगों की चर्चा की गई है। भैया जहां पर दोलन की बात आ जाए ऊपर नीचे तो वहां पर आपको अनुप्रस्थ तरंगे लगा देना होता है। और पानी की सतह पर, पानी की सतह पर भी उत्पन्न तरंगे, जल के स्तर पर या जल के सतह पर उत्पन्न तरंगे क्या होती हैं, वो भी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं साथियों। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता, कंपन कर रही वस्तु, कंपन कर रही वस्तु का समय अंतराल 0.04 सेकेंड है, तो तरंग की आवृत्ति बताएं। तो देखिए भैया हमने अभी आपको क्या कहा था, ये यदि समय दिया हो आवर्त काल, आवर्त काल यदि दिया गया हो, आवर्त काल बराबर क्या हो जाता है, 1/1 क्या हो जाता है, 1/आवृत्ति हो जाता है, 1/आवृत्ति हो जाता है, ये हो गया। जब आपको आवर्त काल दिया हो तो आवृत्ति बराबर हो जाता है 1/आवर्त काल, 1/आवर्त काल हो जाता है, 1/आवर्त काल, ये विपरीत हो जाता है एक दूसरे के, ये 1/आवर्त काल हो जाएगा, आवर्त काल हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर आपको देखिए सॉल्यूशन कैसे करना है, ये देखिए, तो यहाँ पर आवृत्ति का मान तो दे नहीं रखा, तो n बराबर क्या होगा 1/t, 1/t यानी कि 1/0.04। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यानी कि 100/4, 100/4, तो 100/4
4 का मतलब क्या हो गया, 100/4 का मतलब 25 चौके 100, तो 25 हर्ट्ज हो जाएगा। आपका उत्तर कितना आएगा, 25 हर्ट्ज आ जाएगा आपका उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, ये कहता है कि किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें, समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें क्या होगी। हमने अभी आपसे बताया था कि समुद्र के सतह पर यानी कि ऊपरी सतह पर जो किरणें बनेंगी वो तो होंगी अनुप्रस्थ तरंगे, लेकिन ये तल यानी कि नीचे पूछा है। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली किरणें जो होंगी वो अनुदैर्घ्य तरंगे होंगी, जबकि सतह पर बनने वाली किरणें, पानी के सतह पर बनने वाली किरणें, पानी के सतह पर बनने वाली किरणें क्या होती हैं, वो होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे, वो अनुप्रस्थ। लेकिन अंदर की बात कर रहा तो तरंग अनुदैर्घ्य हो जाएगा। आपका उत्तर ऑप्शन बी होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, थोड़ा खींच कर चलते, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं, तो ध्वनि तरंग भैया ये अनुप्रस्थ तरंग नहीं, बल्कि ये कौन सी है, ये अनुदैर्घ्य तरंग है, ये अनुदैर्घ्य तरंग हो जाती है साथियों, अनुदैर्घ्य तरंग हो जाती है। ऑप्शन डी आपका। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता, लंगर डालकर रोकी हुई नाव से लहरों से हिल रही जिसके तरंगों का ऊपरी सिरा 100 मीटर अलग है, तरंग के ऊपरी सिरे का वेग 25 मीटर प्रति सेकेंड है, नाव को हिलने की आवृत्ति, ये उसी प्रकार का प्रश्न है। वेग बराबर तरंग दैर्घ्य यानी कि लेमडा गुणे आवृत्ति यानी कि इन। तो यहां पर देखिए वेग दे रखा है 25, वेग दे रखा है 25 और लेमडा यानी कि तरंग दैर्घ्य का मान दे रखा है 100 और साथियों आवर्ती एन का मान आपसे पूछा है, एन का मान पूछा है। तो साथियों देखिए अब एन का मान क्या हो जाएगा, एन का मान हो जाएगा 25/100, 25/100 हो जाएगा कि नहीं। तो अब इसको काट लेते हैं, 25 ही कम 25, 25 चौके 100, तो यहाँ आ गया 1/4 और 1/4 का मतलब साथियों होता है 0.25, 0.25 ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है कि किसी अनुदैर्घ्य तरंग में लगातार दो संपीड़न और दो लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, बीच की दूरी को भैया तरंग दैर्घ्य कहा जाता है, तरंग दैर्घ्य ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है कि निम्न में से किन तरंगों में संपीड़न और विरलन प्रतिक्रियाएं शामिल हैं। संपीड़न और विरलन प्रतिक्रियाएं शामिल है, ये अनुदैर्घ्य तरंगों में शामिल होती हैं। अनुदैर्घ्य तरंग आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि साथियों ऑप्शन ए में दे रखा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है कि एक तरंग वेग v और आवृत्ति, देखिए यहाँ पर f से दर्शा दिया, इसको हम या फिर n भी कह सकते हैं, लेकिन f कहा तो f तरंग दैर्घ्य लेमडा में संबंध। तो भैया वेग बराबर तरंग दैर्घ्य गुणे आवृत्ति यानी कि f, ये होता है संबंध। ये कहां पर संबंध दे रखा, ये ऑप्शन बी में दे रखा, देखिए ऑप्शन बी आपका हो जाएगा उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है आवृत्ति और काल अवधि यानी कि आवर्तकाल में क्या संबंध। आवृत्ति n बराबर, आवृत्ति को यहाँ पर म्यू से दर्शाया गया है, आवृत्ति को यहाँ पर म्यू से दर्शाया गया, म्यू बराबर 1/t हो जाएगा, या टी बराबर 1/म्यू हो जाएगा, 1/म्यू। तो देखिए आप देखिए यहाँ पर टी बराबर 1/म्यू दे रखा है, ये हो जाएगा आपका उत्तर डी। यदि म्यू बराबर 1/t दे तब भी सही, यही संबंध सही होगा, ऑप्शन डी आपका उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है एक माध्यम में एक ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य कितनी है जिसकी आवृत्ति 840 हर्ट्ज और गति 380 सेकेंड है, 380 मीटर प्रति सेकेंड है। भैया वही सूत्र लगा देना है कि v बराबर लेमडा यानी कि तरंग दैर्घ्य गुणे साथियों क्या आवृत्ति n से दर्शा सकते हैं और f से, तो इसको लिखा मैंने। ये तो हो गया, ये हमसे पूछा है, आवृत्ति दे रखा है और गति दे रखा, तरंग दैर्घ्य पूछा है, तरंग दैर्घ्य पूछा है साथियों। तो भैया वेग बटे आवृत्ति हो जाएगी, वेग बटे आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य बराबर क्या होगा, वेग बटे आवृत्ति, क्योंकि वेग रहेगा और तरंग दैर्घ्य आवृत्ति उसके नीचे। तो वेग है 380 और आवृत्ति है 840 हर्ट्ज।
ये हो जाएगा 0 से 0 कटा, 84 से 38 काटते हैं तो पहले तो एक पॉइंट लगाकर 0 बढ़ाया तो ये हुआ 0 बढ़ा। अब देखिए 84 से काटते 8 चौक 32 तो ये 0.4 बार में जाएगा। फिर से काटते हैं, फिर 0 बढ़ा, 8 चौक 32 तो 62 बचा, 220 बच गया, 222 बचा, 22 में 0 लगाया तो हो गया 220। ये फिर से 4 बार में ही जाएगा, लेकिन हम 4 बार ना काट कर, क्योंकि 4.4 का ऑप्शन नहीं है तो ये तो हो जाएंगे गलत। और 0.4 से केवल एक ही विकल्प स्टार्ट है, वो भी ऑप्शन ए। इसमें ज्यादा कंफ्यूजन की संभावना नहीं है। 0.4 से केवल एक ही ऑप्शन स्टार्ट, जो कि यहाँ पर 5 ले लिया जाएगा, 4 नहीं लिया जाएगा। आपका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भैया देखिए ये रहा, कहता तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक अक्षर लैम्डा से दर्शाया जाता है। किससे? लैम्डा से दर्शाया जाता है, जो इस प्रकार का बनता है, जो इस प्रकार का बनता है, लैम्डा इस प्रकार का बनता है साथियों। ग्रीक अक्षर लैम्डा से दर्शाया जाता है साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही सही जानकारी देता है? ये आपको बतलाना है भैया। कौन देता है? जो है दोनों अनुप्रस्थ तरंग, एक गलत हो जाता है, एक अनुदैर्घ्य एक भैया अनुप्रस्थ, दोनों ही अनुदैर्घ्य, ये भी गलत, एक अनुप्रस्थ एक अनुदैर्घ्य। ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं और प्रकाश तरंगे अनुदैर्घ्य होती हैं। नहीं भैया, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ। ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या देखते हैं? ऑप्शन डी आपका उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि भैया क्या कहता है? ये कहता है कि खाली स्थान पर कौन सा शब्द आएगा जो एक मात्रा है और जो एक तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करती। भैया तरंग की प्रकृति का वर्णन तरंगदैर्घ्य करती, आवृत्ति करती और तरंग की गति भी करती, जबकि ऊंचाई का तरंग से किसी भी प्रकार से कोई लेना देना नहीं, केवल यह एक मात्रा है। ऑप्शन आपका उत्तर ए हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता यदि यदि भैया यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताए बच्चों। उसके तरंग दैर्घ्य पर प्रभाव पड़ेगा, उसकी तरंग दैर्घ्य में कमी आ जाएगी। हम ये पहले भी बता चुके हैं। यदि आप तरंग दैर्घ्य यानी कि एन या फ्रीक्वेंसी एफ बढ़ाते हैं तो आप भैया क्या देखेंगे? लेमडा में कमी आ जाएगी, यानी कि तरंग दैर्घ्य में। ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि उल्टा है, एक के घटने से एक बढ़ता है, एक के बढ़ने से दूसरा घटता है। ऑप्शन आपका डी हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है ध्वनि तरंग की गति 339 मीटर प्रति सेकेंड है और गति से यात्रा करती है। यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 1.5 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो देखिए सबसे पहली बात, यहां पर वेग दे रखा है, वेग दे रखा 339 मीटर प्रति सेकेंड, 339 मीटर प्रति सेकेंड। और तरंग दैर्घ्य यानी कि लेमडा, तरंग दैर्घ्य यानी कि लेमडा दे रखा है सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में लेमडा दे रखा 1.5 सेंटीमीटर। अब इसको हम 100 से भाग देकर मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 ये कितना आ जाता है? 1.5/100। और हमसे पूछा है आवृत्ति। आवृत्ति यानी कि एन का मान, एन का मान क्या हो जाएगा? एन का मान सीधा हो जाएगा साथियों इस नियम से, v बराबर लेमडा गुणे आवृत्ति यानी कि तरंग दैर्घ्य गुणे आवृत्ति। इससे आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा? वेग बटे तरंग दैर्घ्य, वेग बटे तरंग दैर्घ्य हो जाएगा। तो 339 बटे 1.5 और जो नीचे 100 में था, नीचे इसके 100 था, मीटर में बदला था, वो ऊपर ही आ जाएगा। बराबर क्या आ जाएगा? देखिए बराबर साथियों क्या आ जाएगा बच्चों? बराबर देखिए क्या आएगा, कलर डिफरेंट ले लेते हैं तो ऊपर गुणा हो जाएगा 339 का हो जाएगा 339। यहाँ पर 3 बनाना है बच्चों, यहाँ पर 3 बना दिया
339, यहाँ पर भी 3 रहेगा, ये डबल गुणा हो जाएगा 90, एक और गुणा हो जाएगा जो नीचे 1.5 के बदले में दशमलव के बदले हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो गया। अब काटते हैं 15 एकम 15, 15 दूना 30, अब बच गया 3, 15 15 15 दूना 30, अब बचा 9, अब बचा 9, 15 छिका 90, 2 जीरो बच गए, 23,600। 23,600 कहां पर है? 23,600 भैया ऑप्शन डी में है, 23,600 ऑप्शन डी में है, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी होती है तो उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है? यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी होगी तो उसकी भैया आवृत्ति तो तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। हम पहले ही बता चुके हैं आवृत्ति के बढ़ने पर तरंग दैर्घ्य घटती है और तरंग दैर्घ्य के बढ़ने पर आवृत्ति घटती है। ऑप्शन डी आपका उत्तर। देखते हैं अगला। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है यदि दो क्रमिक शीर्ष के बीच की दूरी एल है तो उनकी तरंग दैर्घ्य को व्यक्त किया जा सकता है, तो भैया कैसे व्यक्त किया जाएगा? तो व्यक्त किया जाएगा एल के द्वारा, एल के द्वारा व्यक्त किया जाएगा, जो कि ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती हैं? ध्वनि किस प्रकार की होती है, मतलब किस प्रकार की? तरंग दैर्घ्य बढ़ाने वाली, आयाम बढ़ाने वाली, आवृत्ति बढ़ाने वाली या पिच को बढ़ाने वाली? तो भैया वो आयाम को बढ़ाती है, ऑप्शन ए सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है कि किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकेंड में 40 कंपन पूर्ण करता है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? तो इसकी आवृत्ति क्या होगी भैया? 1 सेकेंड में कितने कंपन पूरा करता है वही इसकी आवृत्ति हो जाएगी। भैया ये 40 कंपन पूरा करता है 2.5 सेकेंड में, तो हम 2.5 सेकेंड से भाग दे देंगे तो 1 सेकेंड में आ जाएगा। ये उसके दशमलव हटाया, ऊपर जीरो बढ़ा लिया, यानी कि ये हो गया 400/25। सीधा सीधा दशमलव हटाने के बाद 400/25, 25 एकम 25 और 25 चौके क्या होगा? तो 25 एकम 25, चलिए काट लिया, 25 एकम 25 बच गया 15, 15 में जीरो लगा तो हो गया 150, 25 छक्का 150, ये हो गया 16 हर्ट्ज हो जाएगी इसकी आवृत्ति। ऑप्शन भैया ए। तो आवृत्ति क्या होती? 1 सेकंड में कंपन के जो जितने चक्कर पूर्ण करता है, जितने कंपन पूर्ण करता है उसको कहा जाता है भैया आवृत्ति। तो ये 1 सेकंड में 16 कंपन पूर्ण करेगा, यही इसके लिए आवृत्ति हो जाएगी 16 हर्ट्ज। ऑप्शन ए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है तरंग चाल, आयाम, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति सभी को कहा जाता है क्या? सभी को क्या साथियों कहा जाता है? सभी को बच्चों कहा जाता है भैया तरंग की विशेषताएं हैं ये तरंग की विशेषताएं और तरंग के गुणधर्म है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, तरंग का आयाम क्या होता है? देखिए बच्चों, कुछ लोग घबरा जाएंगे कि बहुत बड़ी क्लास है, तो यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा थोड़ी पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा सब चीज पढ़ना पड़ेगा। जो लोग जहां से खत्म कर देते हैं आपको वहां से भी शुरू करना होगा, तब आप सिलेक्शन ले पाएंगे। आजकल के समय में सिलेक्शन लेना साथियों कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो आपको हर वो एक चीज पढ़ना चाहिए जो लोग नहीं पढ़ते हैं। तो भैया ये देखिए प्रश्न क्या कहता है, तरंग का आयाम होता है क्या? तरंग का आयाम साथियों होता है माध्यम के कणों द्वारा, माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान के किसी तरफ तय की गई अधिकतम दूरी। ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाता। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता है एक स्रोत तरंग से 0.3 सेकेंड में 40 शिखर और 40 गर्त, 40 शिखर और 40 गर्त बनते हैं, तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो देखिए भैया आवृत्ति क्या होगी, 1 सेकेंड में भैया सब चीज जो होगा वही हो जाएगा। तो देखिए 0.3 सेकंड में 40 शिखर या 40, हम दो चाहे शिखर ले ले चाहे गर्त ले ले एक ही बात है, क्योंकि ये एक दोनों चीज एक ही चीज को दर्शाता है। वो ऊपर ऊपर वाले चीज को देखिए, क्या शिखर क्या है? देखिए ये रहा कोई किरण हो गया, जो ऊपर का हिस्सा होता है इसको शिखर कहा जाता है, जो नीचे का हिस्सा होता है इसे गर्त कहा जाता है। तो 40 चाहे गर्त ले ले चाहे 40 शिखर ले ले, दोनों की दूरी सेम है। तो देखिए 40 गर्त या शिखर लेते हैं
3 सेकंड में। 1 सेकंड में भैया होने वाले भैया कंपन को 1 सेकंड में जितने भी ये गर्त या शिखर पार करेगा उसी को हर्ट आवृत्ति कहा जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा ये, ठीक, आवृत्ति बराबर, तो ये दशमलव हटाया ऊपर हो जाएगा 400, ऊपर हो जाएगा 400, नीचे बचा 3, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 बचा 1, 3 त्रिका 9, फिर से 1 बचा, 3 त्रिका 9, फिर से 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 133.33, यानी कि ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन सी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता आवृत्ति, आवृत्ति जो है भैया डेज में प्रकट होती है, मतलब किस चीज में आवृत्ति प्रकट होती है, वो हर्ट्ज में प्रकट होती है, क्योंकि हर्ट्ज इसका मात्रक होता है आवृत्ति का। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता या शोर का मात्रक होता है, ध्वनि की प्रबलता या शोर का। एम्पियर वैद्युत धारा का, एम्पियर वैद्युत धारा का, ये वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता ध्वनि के संचरण के दौरान, ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम के कण के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है। उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है साथियों, ये कहलाता है संपीड़न। संपीड़न अभी बताया था, संपीड़न के माध्यम से सघनता बढ़ती है और घनत्व का मतलब घनापन होता है, घनत्व वाला क्षेत्र संपीड़न कहलाता है। ऑप्शन भैया सी सही जवाब। ये देखिए, यदि एक सुरंग और इसके क्रमागत गर्त के मध्य की दूरी l है तो तरंग दैर्घ्य क्या होगी, तो तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी साथियों, तो बताएं बच्चों, तरंग दैर्घ्य हो जाएगी 2l। क्या हो जाएगी 2l। देखिए ये तरंग और सुरंग और ये गर्त क्या होता है, देखिए कोई भैया तरंग है, ये ऐसे ऐसे ही तरंग चलता है, ऐसे ऐसे ही चलता है। इसको जो नीचे का भाग है इसको कहा जाता है गर्त, इसको कहा जाता है गर्त, इसको गर्त, और ऊपर वाले को सुरंग या फिर शिखर। ये कहता है इसके क्रमागत गर्त के मध्य की दूरी l है, यहां से ये गर्त है और दूसरा गर्त यहाँ आया, इसके मध्य की दूरी कितनी है, ये l है, ये l। तो वो पूछता है तो इनके भी मध्य की दूरी l ही होगी, इनके मध्य की दूरी भी l होगी। तो वो पूछता है इसके क्रमागत गर्त के मध्य की दूरी l है तो तरंग दैर्घ्य क्या होगी, तरंग दैर्घ्य 2l हो जाएगी, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। एक तरंग की लंबाई सीधा साथियों 2 वो मिलाकर होगी तो 2l हो जाएगी। ऑप्शन बी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता निम्न में से किसी तरंग में तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होती है, तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होती है, भैया क्या हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होती है, वो हो जाएगा 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग में। ऑप्शन ए सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है एक स्रोत 0.4 सेकेंड में 20 तरंग शिखर और तरंग गर्त को उत्पन्न करता है, तरंग की आवृत्ति क्या है, ये 1 सेकंड में 20 करता है, 0.4 सेकंड में 20, तो 1 सेकंड में जितना करेगा वही उसकी आवृत्ति होगी। आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगी भैया, टोटल शिखर जितने भी कर रहा है जितना समय ले रहा है 0.4 सेकेंड। आप भैया इसको काट देंगे आपका उत्तर आ जाएगा, दशमलव हटाया ऊपर 0 बढ़ाया यानी कि 200/4 हो गया, 200/4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, ये 0 लगा दिया, ये हो गया 50, 50 हर्ट्ज हो गया आपका उत्तर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका उत्तर हो गया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है 500 हर्ट्ज आवृत्ति का स्रोत 0.4 मीटर तरंग दैर्घ्य की तरंगों में उत्सर्जित करता है, तरंग जो कि 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी, ये आपको बतलाना है कि तरंग 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। तो देखिए भैया हम एक चीज जानते हैं कि v बराबर लेमडा यानी कि तरंग दैर्घ्य गुणे n यानी कि आवृत्ति, ये चीज होता है। और इसी के माध्यम से हम एक चीज ये जानते हैं कि n बराबर क्या हो जाता है, लेमडा, लैम्डा बराबर यानी कि क्या, तरंग दैर्घ्य बराबर वेग बटे n, वेग बटे आवृत्ति हो जाता है। ये चीज हम जानते हैं साथियों, हो जाता है कि नहीं हो जाता है, लेकिन ये भी चीज जानते, देखिए अब इसके माध्यम से हम चलते हैं। वेग तो हमको दिया नहीं गया है, वेग हमको नहीं दिया गया है, तो देखिए साथियों इसके माध्यम से कितना हो जाएगा, कलर पहले डिफरेंट लेते हैं, इसका वेग पहले हम लोग पता कर लेते हैं। वेग यहां पर देखिए पता करते हैं, तरंग दैर्घ्य कितना है 0.4 है तरंग दैर्घ्य, और आवृत्ति कितनी है 500 हर्ट्ज है,
ये बात को याद रखिए। देखिए इसका 5 चौके 20, 5 चौके 20, अब जब गुणा कर रहे हैं तो ये कितना आ गया 20, और ये 2 जीरो, ये 2 जीरो। अब एक हट जाएगा, क्या होगा, एक हट जाएगा क्योंकि ये दशमलव लगेगा। इसका वेग कितना आ गया 200 मीटर प्रति सेकेंड, ये हो गया 200 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, इतना आ गया उसका वेग। किसका वेग, तरंग का वेग आ गया। ठीक, ये आ गया वेग। और डिफरेंट यानी दूरी दे रखा है, 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। तो समय क्या बराबर, समय टी बराबर क्या होता है साथियों, टी बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो ये हो गया 600, ये हो गया 600, और वेग क्या हो गया, चाल मतलब वेग, ये हो गया 200। दूरी बटा चाल, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 कम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6। तो 3 सेकेंड लिया उसने, कितना, 3 सेकेंड लिया उसने। ऑप्शन आपका भैया क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 सेकेंड। कोई बहुत इजी प्रश्न था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि एक तरंग के गर्त की गहराई को इसका क्या कहा जाता है। तरंग के गर्त की गहराई को क्या कहा जाता है, आवृत्ति, विस्थापन, परिमाण, आयाम। क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है आयाम। क्या कहा जाता है, आयाम कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा। ओ भैया जो सुरंग होता है उसकी ऊंचाई को कहा जाता है शिखर, उसकी ऊंचाई को कहा जाता है शिखर। जो सुरंग, जैसे कि ये देखिए ऐसे कोई तरंग चलती है, ये हो जाता है सुरंग, और ये होता है गर्त। ये हो गया गर्त, और ये हो जाता है सुरंग। ये क्या होता है, ये होता है सुरंग। इसके ऊंचाई को कहा जाता है शिखर, इसके ऊंचाई को कहा जाता है शिखर। और इसकी गहराई को, चाहे यहां ले लीजिए, इसकी गहराई को कहा जाता है आयाम कहा जाता है। समझ गए, ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाला समय को क्या कहते हैं। लगने वाले समय को क्या कहते हैं। किसी माध्यम के घनत्व में एक दोलन को पूरा करने वाले में लगने वाला समय क्या कहलाता है साथियों, वो कहलाता है तरंग का समय काल या आवर्त काल। ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा। और ये होता है, आवर्त काल को टी से दर्शाया जाए और आवृत्ति को एन या एफ से, तो ये हो जाता है 1/n। आवर्त काल क्या होता है, 1/आवृत्ति, यही होता है आवर्त काल। ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। यह कहता है 500 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से यात्रा करने वाली तरंग, तरंग बी आवृत्ति 20 हर्ट्ज है, तो समय अंतराल कितना होगा। समय अंतराल कितना होगा ये आपसे पूछता है भैया, समय अंतराल कितना होगा। तो देखिए आवृत्ति एन बराबर कितना दिया है, 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज। और आवर्त काल तो आप जानते ही हैं, आवर्त काल आपसे पूछ रहा है। आपसे क्या पूछ रहा, आवर्त काल। तो ये हो जाएगा 1/, इसका कोई लेना ही देना नहीं, इसमें इसका कोई लेना देना नहीं, वो आपसे आवृत्ति देकर समय अंतराल पूछ रहा। तो टी बराबर क्या हो जाता है, 1/n, 1/n, 1/n का मतलब हो जाता है 1/20, 1/20 का मतलब क्या हो जाता है 0.5, 0.05 हो जाएगा, क्योंकि 0 यहाँ लगाएंगे 0 तो हुआ 10, फिर से 0 लगाया तब हो गया 100, तो 20 पंजे 100, ये हो गया 0.05 सेकेंड हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि ये समय, ऑप्शन सी आपका उत्तर। इसका कोई लेना ही देना नहीं आपसे, वो आवृत्ति देकर आवर्तकाल पूछ रहा, तो 1/आवृत्ति क्या होता है, आवर्तकाल होता है। ऑप्शन सी आपका उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, ये साथियों बेहतरीन प्रश्न कहता है, डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने हेतु एवं हवाई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है, किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये भैया एक्सरे किरण का प्रयोग किया जाता है, एक्सरे किरण का प्रयोग किया जाता है, और इसका चिकित्सा के क्षेत्र में भी आधाधुंध उपयोग किया जाता है। आप तो बहुत अच्छी या भली भांति रूप से जानते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है इंफ्रारेड किरणें क्या होती हैं। इंफ्रारेड किरणें भैया क्या होती हैं, ये एक प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंग ऐसी तरंग होती है जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, निर्वात में भी संचरित हो सकती है, और इनकी चाल वही होती है जो प्रकाश की चाल होती है, जो प्रकाश की चाल होती है इनकी भी चाल वही होती है, कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देखते हैं अगला। अगला प्रश्न ये रहा, कहता निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तो भैया गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। ऑप्शन
डी हो जाता है सही जवाब। ऑप्शन हो जाता है डी सही जवाब। तरंग दैर्घ्य सबसे कम और भैया दीर्घ रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। दीर्घ रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, लेकिन यहाँ पर रेडियो नहीं दिया, ये दीर्घ रेडियो तरंगों की सबसे अधिक होती है। ऑप्शन डी आपका उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है दृश्यमान विकिरण की खोज किसने की? दृश्यमान विकिरण की खोज भैया सर आइजैक न्यूटन के द्वारा की गई, जो कि भौतिकी के क्षेत्र में बहुत योगदान इनका रहा है। ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है किस खाली स्थान पर क्या आ गए? सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण कौन है? ये साथियों पराबैंगनी हो जाता है। कौन? पराबैंगनी किरण हो जाता है। ये पराबैंगनी किरणों से कौन हमारी रक्षा करता है? ये भी आपको पता होना चाहिए। ओजोन करता है। पराबैंगनों की किरणों की खोज किसने की? जे डब्ल्यू रिटर नामक वैज्ञानिक ने की थी। और इसकी आवृत्ति 8 गुणे 10 का पावर 14 होती है। देखिए 8 गुणे 10 का पावर 14 से 3 गुणे 10 का पावर 16 तक होती है, इसके मध्य होती है। ऑप्शन भैया बी आपका उत्तर हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय के लिए दोलनों की संख्या है? दोलनों की संख्या है तो ये बच्चों क्या होता है? ये हो जाता है आवृत्ति। ऑप्शन ए हो जाता है, सॉरी डी हो जाता है सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है ध्वनि की आवृत्ति वी, तरंग दैर्घ्य लेम्डा और चाल वी में क्या संबंध होगा? क्या संबंध होगा? यहाँ पर भैया इसको बी दिया गया है और इसको एन होना चाहिए। आवृत्ति क्या होना चाहिए? एन होना चाहिए। तभी तो यहाँ पर हम लोग पता लगा पाएंगे कि वी बराबर क्या होता है? वेग बराबर लेमडा एन, जो कि ऑप्शन सी में इतनी देर से यह पढ़ाते हुए चले आ रहे हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा। यदि आवृत्ति को एन से लिया जाता है, वी से नहीं, यहाँ प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक दिया था साथियों, फिर भी आपको बहकाना नहीं। ऑप्शन सी आपका उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? कहता है एक तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज और चाल 36 मीटर है। इस तरंग की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तरंग की तरंग दैर्घ्य, तो आवृत्ति देखिए यहाँ पर एन दे रखा है, एन बराबर कितना है? 50 हर्ट्ज, और वी बराबर दे रखा है 36 मीटर प्रति सेकेंड। 36 मीटर प्रति सेकेंड। आपसे पूछा है लेमडा, और जबकि वो सूत्र क्या होता है? वी बराबर लेमडा गुणे एन होता है। लेमडा पूछा है, लेमडा बराबर देखिए इस सूत्र से क्या हो जाएगा? वेग बटे आवृत्ति, वी बटे एन हो जाएगा। तो भैया वी बटे एन मतलब 50 है वी का मान, और एन का मान क्या है? नहीं 50, 36 है वी का मान, 36/50, 36/50 हो जाता है आपका उत्तर। 36/50 हो जाएगा आपका उत्तर। जब इसको काटा जाएगा तो ये 36 दूना 72, तो देखिए इसको काटा जाएगा तो 5 सते 35 कटेगा, जीरो लगाकर 5 सते 35 कटेगा। फिर साथियों बचेगा 1, 5 दूना 10, 0.72 ऑप्शन डी हो जाता है सही जवाब। आपका उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं? विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी नहीं है बच्चों, ये बताना है। विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी नहीं है? तो ये अल्ट्रासाउंड जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है साथियों, ये पराश्रव्य तरंगे हैं। अभी हम पहले ही जानकारी दे चुके हैं कि ये कौन सी तरंगे हैं? ये पराश्रव्य तरंगे हैं। ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों 55 नंबर। क्या कहता है? कहता अनुप्रस्थ तरंगे क्या हैं? अनुप्रस्थ तरंगे भैया क्या हैं? अनुप्रस्थ तरंगे इन तरंगों के माध्यम के कण तरंगों की संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। और दूसरा क्या कहता है? इन तरंगों के माध्यम के संचरण की दिशा में समानांतर। ये तो हो जाती है अनुदैर्घ्य तरंगे। ये तो हो जाती हैं कौन सी तरंगे? अनुदैर्घ्य तरंगे, ठीक।
और ये वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं, ये हो जाती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये कौन सी हो जाती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये हो गई विद्युत चुंबकीय। ये अनुदैर्घ्य यांत्रिक। ऑप्शन ए आपका एकदम सटीक जवाब हो जाता है, क्योंकि वो संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते उसके कण। ऑप्शन ए आपका उत्तर होगा। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। यह वीडियो कैसा लगा आपको बताएं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथियों, यदि अच्छा लगा है तो साथियों एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। क्या कर दीजिए? एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए साथियों, और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वह भी देख सके। और चैनल पर न हो तो एक गुजारिश आपसे हाथ जोड़कर है, चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए। बात करें इसके पीडीएफ की, इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ आपको नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहां पर रोज क्लासेस का, डेली क्लासेस का पीडीएफ मिल जाएगा। और साथ ही लेटेस्ट किताबों का पीडीएफ एकदम फ्री मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, और एक गुजारिश है कि चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथियों, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।